हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आपका आज मैथ सक्सेस मंत्रा में स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 के लिए, और वो नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 रिलेशन। रिलेशन पढ़ना है। अब रिलेशन आपके लिए कुछ नया नहीं है। रिलेशन आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन वहाँ पर केवल रिलेशन का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा है कि एक्चुअली रिलेशन होता क्या है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ रिलेशन से शुरू करना है, बट मैं रिलेशन क्या होता है इसको भी बताऊँगा। रिलेशन कहाँ से डिफाइंड होगा मैं शुरू से बताऊँगा। आप 11th में पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे कोई लेना देना आपका नहीं होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि एकदम रिलेशन नहीं पढ़े हैं तो भी कोई चिंता मत कीजिए, रिलेशन आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात है, अभी तक 2 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ आपको, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा उसका जो वे रहा है पढ़ाने का वो क्या रहा है, सही नहीं रहा है मेरे समझ में, और आपके समझ में भी नहीं आ रहा होगा। एक्चुअली पहले मेरे पास बुक नहीं थी और मैं बुक से नहीं पढ़ाता था। मैं आता था, कोई टॉपिक शुरू कर देता था, वो कब ख़त्म ही हो जाता था, लेकिन टॉपिक क्या हो जाते थे, इधर उधर हो जाते थे। इसलिए मैं इस बार जो रिलेशन पढ़ाने जा रहा हूँ एकदम एनसीईआरटी को पकड़ के चलूँगा। एक एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी के कराए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे, और इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक खरीद लीजिए और उसी को फॉलो कीजिए। साइड से आप पढ़ना हो तो पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करना हो करते रहिए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं रहेगी आपकी। लेकिन अब जब स्टार्ट हो रहा है तो एकदम सिस्टमेटिक चलने वाला है। हर क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा, हर पॉइंट पे डिस्कशन होगा। एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। क्वेश्चन भी छोड़ा जाएगा तो वही क्वेश्चन छोड़ा जाएगा जो या तो बहुत ईजी हो या उस पैटर्न के क्वेश्चन हम करा चुके हों तो उसको मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। दूसरी बात है, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको बुरा भी लग सकता है ये बात, अच्छी भी लग सकती है, जो भी चीज़ें हैं उसको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जो भी दिल्ली पब्लिक स्कूल कन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए खासकर, यदि मेरे वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है तो एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा कि इस लॉकडाउन में सारे टीचरों की इनकम कहीं ना कहीं से क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। और हर टीचर घर से कुछ ना कुछ आपके लिए करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है। तो इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी सारे टीचरों के लिए कुछ ना कुछ करें। बहुत कुछ ना करें लेकिन कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। और इसके लिए ये ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी और कोई आप पे थोपा नहीं जा रहा है। यदि आपको लग रहा है कि सर के वीडियो से मेरा कुछ उद्धार हो रहा है, मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है या मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो उसके बदले में आप गुरुदक्षिणा ज़रूर दीजिए। वो गुरुदक्षिणा कुछ भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। जिसकी जितनी इच्छा हो वो अपना क्या कर सकता है, दे सकता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि सारे बच्चे दें तभी हम पढ़ाएंगे या जो नहीं देंगे उनको हम नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ भी हमारे कहने का मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि इस धरती पर या इस संसार में जो भी लोग आए हैं एक दूसरे की कुछ हेल्प कर दें तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। जैसे मैं आपकी हेल्प पढ़ा के कर रहा हूँ तो आप मेरी हेल्प क्या करिए, कुछ गुरुदक्षिणा देकर कर दीजिए। इसलिए ये कहा जा रहा है बेटा कि सबका पेट है, सब लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, सबकी जीविका। जैसे हम लोग का तो प्रोफेशन था, कोचिंग पढ़ाते थे पैसा आता था, स्कूल पढ़ा जाते थे वहाँ से पैसा था। इस समय सब जगह से पैसा बंद है। स्कूल की यदि आपको दिमाग में ये होगा कि हम तो स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि स्कूल में आप एडमिशन करा चुके हो, लेकिन आज 14 या 15 तारीख हो गई है, 15 में भी 15 या 16 है। तो 16 तारीख होने के बाद अभी यदि स्कूल चलता भी रहता है, नॉर्मल कंडीशन होते, तभी भी क्या होता है, स्कूल बंद हो गए होते। और स्कूल बंद होने के बाद स्कूल की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खैर छोड़िए, उन सब बातों पे नहीं जाना है। मैं यही कह रहा हूँ कि मानवता के नाते सारे टीचरों का आप कुछ ना कुछ सहायता करिए। इसके लिए यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अकाउंट नंबर, नाम और IFSC कोड सब कुछ लिख के डिटेल दिया हुआ है। आप चाहें तो घर बैठे
सारे टीचरों की सहायता कर सकते हैं। जिन भी टीचरों से आपको फ़ायदा होता है, ये एकदम मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सबको देना ही देना है, बट आप कर सकते हैं। एक बार यदि सोच लें मेरा सर से फ़ायदा हो रहा है कुछ, तो हम क्यों ना करें। ये तो बात रही अपनी जीविका पार्जन की कि कैसे हम लोग जी रहे हैं और एक दूसरे की कैसी सहायता करें। अब उन सब बातों से हट जाते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, इस पर क्या नहीं करेंगे, ये सब आप पे डिपेंड करता है। पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ाई रुकने वाली नहीं है। तो मैं यही बता रहा था कि आज मैं, और एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने कहा है गुरुदक्षिणा वाली बातें, समझ में आ रही बात है, ये मेरा पर्सनल और व्यक्तिगत विचार था। इसमें स्कूल का कोई लेना देना रोल नहीं है, समझ में आ रही बात है। और स्कूल की जो पढ़ाई होनी थी 2 महीने में या 1.5 महीने में जो हम लोग पढ़ाते हैं, वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको। हमेशा जो अप्रैल में पढ़ाई होती है, मैट्रिक डिटरमिनेंट कंप्लीट होता है, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। क्लास 10th में भी 2 चैप्टर होता है, वो भी पढ़ा चुका हूँ। क्लास 11th में होता है, वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो जितना स्कूल का होता है तो वो मैं फ्री का दे ही चुका हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। आपसे उस समय कोई फ़ी उसकी बात नहीं कहते हम लोग, फ़ी की या गुरुदक्षिणा की हमने बात नहीं कहा था। लेकिन यहाँ पर इसलिए कह दिया है कि स्कूल जो इस समय इनकम है एकदम रुक गया है। और यदि छोटी मोटी अमाउंट आपके तरफ से आती है, 40 लोगों, 10 लोगों, 20 लोगों की तरफ से, तो मुझे लग रहा है कि ये अमाउंट हम लोग के लिए बड़ी हो जाएगी। आप 500 रुपया देंगे और यदि 20 लोग पेमेंट कर देंगे तो वो मेरे लिए 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आप लोग 500 में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आपका पैकेट खर्च होता है। तो ये तो बातें हो गई, जनरल सी बातें जो मुझे कहना था वीडियो के माध्यम से। मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं कहा था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, आपको अकाउंट डिटेल्स भी मिल सकता है यदि भेजना चाहें तो। नहीं भेजना चाहें तो उसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ाई पहले भी होती थी, आज भी पढ़ाई होगी, ठीक ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन चैप्टर। शुरू से रिलेशन पढ़ाऊँगा और एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा। और ये भी है, यदि आपको कोई रोज़ का रोज़ वीडियो देखिए और रोज़ का रोज़ वीडियो देखने के बाद आप की समस्या कहाँ आती है उसका आप यदि आप मुझे पर्सनली, जैसे ग्रुप में नहीं भेज सकते हैं तो आप पर्सनली क्या हो सकता है उसको भेज सकते हैं। और भेजने के बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन, उसका निवारण मैं करके या तो नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा या लिख के भेजना होगा तो मैं व्हाट्सअप करूँगा। तो आप भी व्हाट्सअप पर्सनली मुझे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है रिलेशन है। फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, कभी भी स्किप करके मत देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका आज क्लास 12 के लिए है रिलेशन। क्या है? रिलेशन। रिलेशन की कहानी शुरू होती है यहाँ से। पहले तो रिलेशन में क्या पढ़ना होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ना होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? 1 2 3। जितनी बातें 11th में थी उसको थोड़ा सा हम तेज़ी से चलेंगे, लेकिन जो बात 12th से स्टार्ट हो रही है उसको हम आराम से पढ़ेंगे। ए है, बी है, ए बी सी। और यदि आपको ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा तो डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। और इसमें जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? ऑर्डर पेयर एलिमेंट होगा। पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या होगा? 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी, 2 कामा ए, 2 कामा बी, 2 कामा सी, 3 कामा ए, 3 कामा बी, 3 कामा सी। ये क्रॉस बी हो गया। क्लियर हो रही बात है? तो आप 2 सेट दिया रहेगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर पेयर होता है, और वो सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल होते हैं जिसका पहला एलिमेंट सेट का और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होता है। अब मान लीजिए कि ए दिया है 1 2 3 और फिर ए लीजिए, मतलब ए ये दिया है और आपको ए क्रॉस ए निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जगह ए रख लीजिए। 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 और इसका निकाल दीजिए कितना होगा? 1 का 1 से
1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। ये हो जाएगा आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ये निकल गया, ये आप निकाल लेंगे। ये तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, क्लियर हो रही बात है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर होते हैं, मतलब इसका एक एलिमेंट क्या होगा 1,1 का ऑर्डर पेयर, 2,2 भी इसका क्या होगा एक एलिमेंट होगा, 2,3 भी क्या होगा A क्रॉस A का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको लिखना हो 2,3 और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हो और यहाँ A क्रॉस दिया हो, A क्रॉस A, और आपसे कहा जाए कि भरिए, इसमें क्या भरेंगे, बिलोंग्स भरेंगे कि डज नॉट बिलोंग्स भरेंगे कि सबसेट भरेंगे कि डज नॉट सबसेट भरेंगे, क्या भरेंगे। इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या फिल करना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2,3 तो A क्रॉस A का क्या है एलिमेंट है, और 2,3 यदि A क्रॉस A का एलिमेंट है तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, सेट सबसेट नहीं होता है, तो यहाँ बिलोंग्स की साइन होगी, याद रखिएगा। लेकिन यदि इसी में क्या करते हैं हम 2,3 ले लेंगे और इसको मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ये एक सेट बन जाएगा जिसके अंदर एक एलिमेंट हो जाएगा, और ये एलिमेंट चूँकि A क्रॉस A से आया है मतलब ये एक सेट हो गया जिसमें एक एलिमेंट कहाँ का है, यहाँ का है, मतलब इस सेट का जो भी एलिमेंट है वो इसमें लाइज कर रहा है, तो ये सबसेट हो जाएगा A क्रॉस A का। क्लियर, क्योंकि एक सेट बन गया और इस सेट का एलिमेंट जो एक ठो है वो कहाँ का है A क्रॉस A का है, तो किसी भी सेट में जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसी दूसरे सेट में हो तो वो सेट क्या कहलाएगा, दूसरे का क्या होगा सबसेट हो जाएगा। जैसे इस सेट का सारा एलिमेंट A क्रॉस A में है तो ये वाला सेट A क्रॉस A का सबसेट कहलाएगा। देखिए विदाउट मिडिल ब्रैकेट का था तो एलिमेंट था, एक बिलोंग कर जाएगा, लेकिन जैसे ही इस पर ब्रैकेट लगा दोगे ये सेट बन जाएगा और इस सेट का जो भी वो एलिमेंट है वो A क्रॉस A का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा A क्रॉस A का सबसेट बन जाएगा। इस बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये दोनों बात अच्छे से समझ लीजिए। ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात। अब हम लोग चलेंगे रिलेशन के डिफिनीशंस पे कि रिलेशन का डिफिनीशंस क्या होता है। तो रिलेशन का जो डिफिनीशन है उसको लिख लेते हैं। देखिए a set R is said to be relation from A to B if R is a subset of A क्रॉस B। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, कोई भी सेट R A से B में रिलेशन तभी कहलाएगा जब वो A क्रॉस B का सबसेट हो। एग्जाम्पल के तौर पर A ले लीजिए 1 2 3, B ले लीजिए कितना A B C ले लेंगे, तो यहाँ पर आप A क्रॉस B पहले निकालिए, तो A क्रॉस B कितना हो जाएगा, 1 का A से बनेगा, 1 का B से बनेगा, 1 का C के साथ, फिर 2 का A के साथ, 2 का B के साथ, 2 का C के साथ बन जाएगा। फिर क्या होगा 3 का A के साथ, 3 का B के साथ और 3 का C के साथ। ये तो A क्रॉस B आ गया। अब क्या करते हैं कि कुछ सेट और लिखते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे R1 क्या लिख लिया 1 कामा A, 2 कामा B, 3 कामा C। दूसरा R2 1 कामा B, 2 कामा D और 3 कामा A, ये लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए R1 में जो एलिमेंट है 1 कामा A, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, 2 कामा B यहाँ दिख रहा है, 3 कामा C यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि R1 के जो भी 3 एलिमेंट हैं ये तीनों के तीनों A क्रॉस B से हैं, मतलब ये हुआ कि R1 सबसेट हो गया A क्रॉस B का। और अभी बता रहे थे कि कोई भी सेट यदि A क्रॉस B का सबसेट हुआ तो R1 क्या कहलाने लगेगा, A से B में रिलेशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा कि ये R1 A क्रॉस B का सबसेट हो गया, और कोई भी A क्रॉस B का कोई भी सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा A से B में। दिस इम्प्लाइड दैट R1 इज ए
रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 कामा बी तो यहाँ पर है, बट 2 कामा डी इसमें कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में जो 3 एलिमेंट थे वो सबके सब ए क्रॉस बी में नहीं हैं। इसका मतलब R2 सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, और यदि R2 ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि R2 इज़ नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ध्यान से देखिए, R2 क्या हो जाएगा, ए से बी में रिलेशन नहीं होगा, और R1 क्या होगा, ए से बी में रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है और R2 ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी कि रिलेशन कब होगा कब नहीं होगा। इसके जितने पॉसिबल सबसेट होंगे सबके सब रिलेशन कहलाएंगे। अब यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ए क्रॉस बी के कितने पॉसिबल सबसेट होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए, इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट है। और यदि किसी सेट में 9 एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 11th में पढ़े हो 2 की पावर 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 क्या हो जाएगा, देखिए 2 की पावर n होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट हैविंग n एलिमेंट। आपको बताया गया है कि यदि किसी सेट में n एलिमेंट होंगे तो 2 टू द पावर n टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है। तो इसमें चूंकि 9 एलिमेंट है तो इसके टोटल सबसेट क्या होंगे, 2 टू द पावर 9 होंगे, और जो भी इसका सबसेट होगा वो सबका सब रिलेशन कहलाएगा। तो दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी के कितने रिलेशन होंगे, 2 की पावर n होंगे, क्योंकि इसके सबसेट 2 की पावर n होंगे। 2 की पावर n मतलब 512, ठीक है ना। 2 की पावर n का मतलब 512, और इसका मतलब आपसे यदि कोई पूछ दे कि ए क्रॉस बी के कितने रिलेशंस होंगे, तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशन का डिफिनीशन है कि यदि ए क्रॉस बी का कोई सबसेट है तो वो रिलेशन कहलाएगा। तो 2 की पावर 9 मतलब इसके 512 रिलेशन हो जाएंगे। ए से बी में कितने रिलेशन हम लिख सकते हैं, 512 रिलेशन लिख सकते हैं। लेकिन हमको इन 512 के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको तो क्या करना है, कुछ 5-6 स्पेशल टाइप के रिलेशन को पढ़ना है, जिसमें पहला है एम्प्टी या वाइड रिलेशन, दूसरा है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये रिलेशन के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अब थोड़ा आ जाते हैं डोमेन के बारे में और कोडोमेन के बारे में। ध्यान से देखिए, डोमेन कोडोमेन क्या होता है। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी लिख लीजिए यहाँ पर, उसका भी रिजल्ट लिख लीजिए कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू n, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इक्वल टू होगा 2 की पावर m इंटू n होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, इसलिए कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट A में m एलिमेंट है और B में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, mn हो जाएंगे। और यदि A क्रॉस B में mn एलिमेंट हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n हो गए। तो A क्रॉस B का जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू होगा 2 की पावर mn। और आपको बता रहे थे कि A क्रॉस B का टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इक्वल टू 2 की पावर mn। तो याद रखिए ये, यदि A में m एलिमेंट, B में n एलिमेंट, तो A क्रॉस B में m इंटू n एलिमेंट हो जाएंगे। यदि A क्रॉस B में m इंटू n एलिमेंट हो गया तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B क्या क्या होगा, 2 की पावर m इंटू n हो जाएगा। और A क्रॉस B का टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B होता है, वो हो जाएगा 2 की पावर m इंटू n। चलिए, तो ये तो हो गया एक रिजल्ट। अब आते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन पर। लिखिए, डोमेन,
कोडोमेन और रेंज, ये तीनों का क्या होगा, ध्यान से देखिए। इफ R is a relation from A to B, then यदि R रिलेशन A से B में है, then the set of all first element of order pair of R is called domain of R, ठीक ना। also the set of all second elements of order pair of R is called range of R, ठीक ना। and the set B is called कोडोमेन ऑफ R। तीनों चीज़ यहाँ पर हमने लिखवा दिया कि यदि कोई रिलेशन है R A से B में, तो जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर होंगे, उन ऑर्डर पेयर का जो पहले एलिमेंट का सेट होगा वो क्या होगा, डोमेन। दो दूसरे एलिमेंट का सेट होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज। और जो पूरा पूरा B हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोडोमेन, ठीक है। अब इस पे एग्जाम्पल हमको करना है, तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि A दिया है 1 2 3 4, B दिया है A B C D, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक रिलेशन लिखने जा रहे हैं R, 1A 2B 4D 3C, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर यदि आप A क्रॉस A B निकालोगे, निकाल लीजिएगा आप, हम नहीं निकाल रहे हैं, तो देखोगे कि ये चारों के चारों एलिमेंट क्या हैं, A क्रॉस B में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि R सबसेट हो जाएगा A क्रॉस B का। वैसे भी कैसे A क्रॉस B का क्यों सबसेट हो जाएगा, इसको भी देख के आप बता सकते हो। यदि R में जो भी ऑर्डर पेयर हैं उसका यदि पहला एलिमेंट सेट A से है और दूसरा एलिमेंट सेट B से है, तो वो A क्रॉस B का सबसेट हो जाएगा। और यदि R A क्रॉस B का सबसेट हो जाएगा तो R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। R क्या हो जाएगा, A से B में रिलेशन हो जाएगा। अब रिलेशन हो जाएगा तो डोमेन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यदि रिलेशन होगा तो डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा। तो डोमेन के लिए आपको बताया गया है कि किसी भी रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इस रिलेशन में चार ऑर्डर पेयर हैं, तो चारों ऑर्डर पेयर का जो पहले एलिमेंट का सेट होगा, मतलब 1 2 4 3, ये आपका डोमेन हो जाएगा। वो अलग बात है कि वो A के इक्वल हो गया, ये अलग बात है, लेकिन पहले एलिमेंट का सेट बनाओगे वो डोमेन, दूसरे एलिमेंट का जो सेट बनाओगे वो रेंज, दूसरा एलिमेंट मतलब ADC, क्लियर हो गई बात है। और जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन तो क्या होगा, रिलेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तो इस B पे डिपेंड करेगा, पूरा पूरा B हो जाएगा, मतलब ABCD। ये आपको समझ में आ गई, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। ये सब चीज़ आपको क्लास 11 में पढ़ाया जा चुका है, इसलिए बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं, एक लाइन आता है आप में आएगा, ध्यान से देखिएगा। रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए या ऑन ए सेट या इन ए सेट, जो भी होगा वो क्या होता है उसको चलिए देख लेते हैं। यदि कहीं लिखा है R इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, तो उसका क्या मतलब निकलेगा, आराम से पढ़िए
अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरी गुरुदक्षिणा वाले बातों को बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। वो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने कह दिया, ठीक है। और आपका जो फ़र्ज़ होगा वो करिएगा, मत कीजिएगा, कोई लेना देना नहीं है उससे। आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो ये तो हो गया डोमेन रेंज। अब हम आते हैं एक वर्ड मिलेगा आपको, R is a रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक ना। R क्या है, सेट ए पे रिलेशन है, या R इज ए रिलेशन इन सेट ए। और इन दोनों का मतलब होता है कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, और इसका मतलब होता है R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ध्यान से देखिए, ये लिखा है या ये लिखा है, उसका मतलब है R इज रिलेशन ए से ए में है, और इसका मतलब R किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का है। क्लियर। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सुनिए, क्योंकि अब हम इसी को पढ़ने वाले हैं। अब हम दोनों सेट अलग अलग नहीं लेंगे, दोनों सेट क्या लेंगे, एक ही लेंगे। क्योंकि अब हम जो टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे वो वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, लेकिन वो टाइप्स किसके होंगे, रिलेशन ऑन सेट ए होगा। क्या होगा, हम पढ़ने वाले हैं डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए। एक ही सेट पे जो रिलेशन डिफाइंड होते हैं उसी के वेरियस टाइप में को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है आपका वाइड या कह लो एम्प्टी या कह लो नल रिलेशन। तो ये बताइए, आप एकदम क्लियर से जानते हैं कि फाई किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक ना। फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है। अब मान लेते हैं कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। भाई ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसका ए क्रॉस ए निकालेंगे तो एक सेट आएगा जिसमें ऑर्डर पेयर एलिमेंट होंगे। तो सीधी सी बात है, उसका फाई सबसेट होगा, और यदि फाई सबसेट हो गया तो फाई क्या होगा, रिलेशन भी होगा। देन एक फाई इज ए सबसेट ऑफ, देयरफॉर फाई इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। and phi is known as empty या कह लो वाइड या कह लो नल रिलेशन, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं है, तो उसका एक राशि निकाल दीजिए, और एक राशि निकालोगे तो फाई उसका सबसेट होगा, क्योंकि फाई तो किसी भी सेट का सबसेट होता है। देयरफॉर फाई क्या होने लगेगा, यदि एक राशि का सबसेट होगा तो फाई क्या होगा, सेट ए पे रिलेशन होगा, और फाई ही क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है, ठीक ना। ऑन फाई इज नोन एज एम्प्टी या नल रिलेशन ऑन सेट ए। तो ये नल रिलेशन हो गया। ध्यान से देखिएगा, कोई भी दो सेट अलग अलग भी सेट लेते तो फाई उसका सबसेट हो गया, और फाई यदि किसी भी सेट का सबसेट है मतलब एक राशि का भी सबसेट होगा, और फाई ही क्या कहलाने लगेगा, नल रिलेशन या वाइड रिलेशन होगा। अब आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन पर। यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, तो लिखिए लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ध्यान से देखिएगा, कोई भी सेट मतलब एक राशि निकालोगे ना तो खुद एक राशि का सबसेट होगा, देन एक राशि इज ए सबसेट ऑफ, देयरफॉर ए क्रॉस ए
इज आल्सो ए रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब एक क्रॉस ए का सबसेट हो गया, क्योंकि कहा गया है कि एक क्रॉस ए का जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन होगा। तो खुद सेट खुद का सबसेट होता है, ये तो सेट की थियरी में आप पढ़ चुके हो। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए क्रॉस ए इज आल्सो रिलेशन ऑन सेट ए, इसलिए ए क्रॉस ए भी ए पर रिलेशन होगा और ये ए क्रॉस ए, ठीक ना, एंड ए क्रॉस ए इज known as यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर हो गई बातें? ध्यान से देखिएगा, आप यदि एग्जाम्पल में क्या करते हो, ए लेते हो 1 2 3, क्लियर हो रही बातें? तो आप एक क्रॉस ए निकाल लीजिए। तो एक क्रॉस ए में क्या होगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा और 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा और 3 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी बता रहे थे कि 5 भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो 5 तो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। और अभी बता रहे थे ए क्रॉस ए खुद ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। तो ये ए क्रॉस ए मतलब ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? बोलिए। बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। खुद एक क्रॉस ए का सबसेट होगा, इसलिए एक क्रॉस ए जो भी आ रहा है वो भी एक रिलेशन होगा और इसका स्पेशल टाइप का नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो फाई क्या हो जाएगा, एक क्रॉस ए का एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। अब आता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये भी हो सकता है कि यदि थियरी आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, थियरी तो मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा, जो कि कुछ भी छोड़ूंगा नहीं थियरी में। क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से कराऊंगा, समझ में आ रही बात है? क्योंकि कुछ थियरी में ऐसा पॉइंट होता है जो एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं होता है, उसके क्वेश्चन में डायरेक्टली उसने यूज़ कर लेता है। तो उस थियरी को भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पर कि आइडेंटिटी रिलेशन होता है क्या है, ठीक ना। लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराने चलूँगा तो वो प्योर एनसीईआरटी से होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो देख रहे हैं शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करिए। तो नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, लिखिए, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन आई ए इक्वल टू ए कामा ए such that it's called identity ध्यान से देखिए, इस टाइप का जो भी रिलेशन होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। यदि ए नॉन एम्प्टी सेट है देन एक ऐसा रिलेशन जिसमें किस टाइप का ऑर्डर पेयर हो, ए कामा ए, और ए कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, इस सेट ए का होना चाहिए, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। एग्जाम्पल में जैसे 1 2 3 4 दिया है, तो यदि कोई रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है भाई, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। अब क्यों होगा भाई, पहले तो देखेंगे कि ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा। होगा, क्योंकि जब ए क्रॉस ए निकालोगे, जो भी आएगा आप निकाल के देखिएगा, तो वो उस ए क्रॉस ए में ये चारों के चारों एलिमेंट आप देखेंगे, ए क्रॉस ए में चारों का एलिमेंट। तो पहली बात है कि ये चारों एलिमेंट चूँकि ए क्रॉस ए का है, तो ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो ये क्या होगा, सेट ए पे क्या होगा, सेट ए पे रिलेशन डिफाइंड होगा। लेकिन इसमें चूँकि उतने ही एलिमेंट है जितने कि इस ए में हैं, और ये भी देखने में आ रहा है कि सारे ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट क्या हैं, सेम हैं,
मतलब वही वाला केवल इसमें ऑर्डर पेयर लिएगा, सेल्फ से सेल्फ रिलेट कर रहा है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। यदि इसमें कोई भी एलिमेंट कम कर दिया जाए या कोई भी एलिमेंट और बढ़ा दिया जाए तो ये आइडेंटिटी नहीं रह जाएगा। आइडेंटिटी होने के लिए ज़रूरी है कि ए में जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट उस रिलेशन में होने चाहिए। दूसरी बात है कि सारे ऑर्डर पेयर के दोनों नंबर बराबर होने चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज वो आइडेंटिटी नहीं होगा। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव पर। आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होगी। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव में थोड़ी सी सिमिलरिटीज़ है, वो ध्यान से देखिएगा क्या सिमिलरिटीज़ है। रिफ्लेक्सिव, ठीक ना। तो रिफ्लेक्सिव जो होता है रिलेशन वो क्या होता है, ध्यान से देखिए। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन आर इज called a reflexive relation if all elements of A is related to itself, ठीक है ना। A relation R is called reflexive relation if all element of A is related to itself। अब यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं, ध्यान से देखिएगा, या इसको दूसरे वर्ड में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव if A comma A belongs to R for all A belongs to A, ठीक ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है, दोनों एक ही है। दोनों को मैं समझा रहा हूँ कि वो रिफ्लेक्सिव कब होगा। कह रहा है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और एक रिलेशन, कोई भी रिलेशन, द ए रिलेशन आर, जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब ए के सारे एलिमेंट अपने से रिलेट कर जाए, खुद से रिलेट कर जाए तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। या कह लीजिए कि एक रिलेशन आर किसी सेट ए पर रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब उसमें ए कामा ए टाइप के एलिमेंट हो। उस रिलेशन में ए कामा ए टाइप का मतलब खुद के साथ वाला रिलेटेड वाला हो। किसके लिए? ए में जितने भी एलिमेंट हों वो सबके लिए ऐसा होना चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। मान लीजिए कि 1 में 1 2 3 4 क्या हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ रिलेशन लिखने जा रहे हैं। R1 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 ये लिख दिया। R2 लिख दीजिए 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 और R3 लिख दिए 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 1 5 4 कामा 1 और एक लिख लेते हैं। चलिए इतना ही। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि R1 में इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो R1 में 1 का 1 वाला भी है, 2 का 2 वाला भी है, 3 का 3 वाला भी है, 4 का 4 वाला भी है। ये सब है। 1 का 1 वाला है, 2 से 2 है, 3 से 3 है, 4 का 4 है। इसमें 4 एलिमेंट है और सारे एलिमेंटों के लिए देख रहे हैं कि जो इटसेल्फ वाला मतलब सेल्फ से रिलेटेड वाला जो ऑर्डर पेयर है वहाँ है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इन चारों के अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ होगा तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 एग्जैक्टली वही है, तभी भी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बट 4 4 यहाँ नहीं दिख रहा है, 4 1 दिख रहा है। क्या है?
1 1 2 2 3 3 थ्रो है, लेकिन 4 का 4 से रिलेशन नहीं इसमें दिख रहा है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आइडेंटिटी में इसको आप लिखवाए थे, यही तो आइडेंटिटी था। तो हाँ बेटा, इसको आप आइडेंटिटी भी कह सकते हो, इसको आप आइडेंटिटी भी कह सकते हो और रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हो, लेकिन इसको आइडेंटिटी आप नहीं कह पाएंगे। आइडेंटिटी होने के लिए ज़रूरी है कि ए में जितने एलिमेंट है केवल उतने का ही सेल्फ का ऑर्डर पेयर हो, मतलब 4 है तो एग्जैक्टली 4 होगा तभी वो आइडेंटिटी कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव भी कहलाएगा आइडेंटिटी, लेकिन रिफ्लेक्सिव तभी भी हो जाएगा जब इन चारों के अलावा और भी ऑर्डर पेयर इसमें आ जाते हों। जैसे यहाँ पर ये 4 तो था ही चाहिए और एक एक्स्ट्रा भी आ गया, या 2 एक्स्ट्रा डाल दो, 3 एक्स्ट्रा डाल दो, इन चारों के अलावा एक्स्ट्रा भी इसमें डाल दोगे ऑर्डर पेयर ना, मतलब वही ऑर्डर पेयर डालना है जो A क्रॉस A क्या हो। याद रखिएगा, ये जो भी तीनों रिलेशन है वो ए पे डिफाइंड है। ए पे डिफाइंड होने का मतलब ये हुआ कि R1 A क्रॉस A का सबसेट होगा, R2 भी A क्रॉस A का सबसेट है, R3 भी A क्रॉस A का सबसेट है। तो यदि A क्रॉस A का और एलिमेंट और ऑर्डर पेयर इस R1 में आप डाल दो, किनके, इन चारों के अलावा, तभी भी वो रिफ्लेक्सिव बना रहेगा। लेकिन आइडेंटिटी होने के लिए बस केवल 4 ही चाहिए, जो इसमें 4 है ना उन्हीं का सेल्फ वाला होगा तो वो आइडेंटिटी होगा। और आइडेंटिटी को आप रिफ्लेक्सिव कह सकते हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव जैसे ये है उसको आइडेंटिटी नहीं कह सकते हैं। ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ए में जितने भी एलिमेंट है सबका खुद के साथ रिलेशन वाला ऑर्डर पेयर इसमें दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन ये इसको स्पेशलाइज किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 4 वही एलिमेंट है जो इसमें 4 हैं। इसमें क्या है, वो 4 भी हैं और एक्स्ट्रा भी हैं। जब एक्स्ट्रा डाल दोगे तो वो आइडेंटिटी नहीं बनेगा, वो रिफ्लेक्सिव तो कहलाएगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद आते हैं सिमेट्रिक पे। लिखिए सिमेट्रिक का, ए रिलेशन ऑन सेट, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी symmetric if A comma B belongs to R imply that B comma A belongs to R for all A comma B belongs to A। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कोई भी रिलेशन यदि किसी सेट पर है तो वो सिमेट्रिक तभी कहलाएगा यदि A कामा B R में है, तो वो इम्प्लाइज करेगा कि B कामा A भी R में। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उस रिलेशन में A कामा B का ऑर्डर पेयर है तो B कामा A भी होना पड़ेगा, तभी वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट और कुछ रिलेशन लिखने जा रहे हैं। 1 2 2 1 2 2 3 3 R2 1 3 1 4 2 3 3 1 4 1 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4 R5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 2। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप A क्रॉस A निकालोगे, निकाल लेना, देख लेना, तो हम देखें कि इसमें जो चारों एलिमेंट हो वो A क्रॉस A से ही आए हैं, तो R1 भी A क्रॉस A का सबसेट होगा, ये भी रिलेशन है। मतलब यहाँ पर जो भी रिलेशन लिखा गया R1 R2 R3 और R4, ये चारों के चारों क्या हैं, A पर ही हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि इन चारों रिलेशनों के जो एलिमेंट हैं वो A क्रॉस A से आया है। लेकिन हमको तो देखना है कौन सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक का डिफिनीशन ये कहता है कि यदि किसी रिलेशन में 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 को भी होना पड़ेगा। है भाई, 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 है।
2,1 है तो 2,1 का उल्टा 1,2 है, 2,2 है तो 2,2 का उल्टा 2,2 ही होता है, तो उसको कोई खोजने की ज़रूरत नहीं है। 3,3 है तो 3,3 का रिवर्स क्या होगा, 3,3 होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले वाले रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हैं उसका रिवर्स उसी रिलेशन में मौजूद है, इसलिए ये सिमेट्रिक हो जाएगा। दूसरा है 1,3, 1,3 का रिवर्स 3,1 और 3,1 का रिवर्स 1,3। चलिए रिवर्स इसका रिवर्स ये और इसका रिवर्स ये तो काम हो गया। 1,4 का रिवर्स 4,1, 4,1 का रिवर्स 1,4, ये भी हो गया। 2,3 आया है लेकिन 2,3 का रिवर्स इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक की डिफिनीशन में क्लियरली बोला गया है कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तभी होगा जब उसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबका रिवर्स उसी में होना चाहिए। और यहाँ पर 2,3 है लेकिन 2,3 का रिवर्स इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। रीजन भी लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस 2,3 belongs to R but 3,2 does not belongs to R, therefore ये R2 is not सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 1,1 का रिवर्स 1,1 ही होगा, 2,2 का रिवर्स 2,2 ही होगा, 3,3 का रिवर्स 3,3 ही होगा, 4,4 का रिवर्स 4,4 ही होगा। तो उस 4 जो एलिमेंट इसमें ऑर्डर पेयर हैं सबका रिवर्स खुद है, तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। ये भी होगा, ये नहीं होगा। ये इसका रीजन भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर 1,1 का रिवर्स 1,1, 2,2 का रिवर्स 2,2, 3,3 का रिवर्स 3,3, 4,4 का रिवर्स 4,4, 5,5 का रिवर्स 5,5, लेकिन 5,2 का रिवर्स 2,5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। रीजन वही लिखिएगा कि 5,2 तो R4 में है लेकिन 2,5 R में नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें पांचों एलिमेंट है और पांचों का इटसेल्फ का जो रिलेटेड से मतलब 1 का जो रिलेशन है, 1 से 1 का, 2 का 2 से, 3 का 3 का, 4 का 4 से, 5 का 5 का रिलेशन सबके सब इसमें मौजूद हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा, सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा। याद रखिएगा, सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, 5,2 है लेकिन इसमें 2,5 कहीं भी नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये आइडेंटिटी भी नहीं होगा। आइडेंटिटी होने के लिए ये एलिमेंट नहीं होता ना, तो ये आइडेंटिटी बन जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी का डिफिनीशन है कि जितने एलिमेंट हैं उतने ही ऑर्डर पेयर होने चाहिए और हर ऑर्डर पेयर में जो दोनों नंबर है सेम होने चाहिए, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए है कि इसमें जितने हैं वो सेल्फ के साथ जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो तो हो और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं तभी भी वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और एक लास्ट है आपका ट्रांजिटिव। आज इतना ही पढ़ाएंगे, इसको आप जब पढ़ लेंगे तो आगे की बातें समझ में आएगी। ट्रांजिटिव देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ट्रांजिटिव देखिए, ए रिलेशन ऑन सेट, ए रिलेशन R on set A is said to be transitive if A comma B, B comma C belongs to R, implies that A comma C belongs to R for all A, B, C belongs to A, otherwise or is already ट्रांजिटिव। ये क्या होता है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप A क्रॉस A भी निकाल सकते हो, 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 2,1 आएगा, 2,2 आएगा, 2,3 आएगा, 3,1 आएगा, 3,2 आएगा और 3,3 आएगा। ये हो गया A और हमने एक रास A भी नहीं, कुछ रिलेशन लिखने जा रहे हैं। R1
पहले तो डिफिनीशन समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई भी रिलेशन किसी सेट ए पे डिफाइंड है, मतलब आर एक राशि का सबसेट है, तब वो ट्रांजिटिव तब कहलाएगा जब उसमें एक आर्डर पेयर ए कामा बी है, दूसरा आर्डर पेयर बी कामा सी है, मतलब ऐसे दो आर्डर पेयर कि एक का सेकंड और एक का फर्स्ट इक्वल हो जा रहा हो। ध्यान से देखिए, इस टाइप का यदि ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर गया आर में, तो इन दोनों का आर्डर पेयर भी उसमें होना पड़ेगा, तभी वो जाके ट्रांजिटिव होगा। और अदरवाइज मतलब यदि ऐसी सिचुएशन आती नहीं है कि किसी का सेकंड किसी के फर्स्ट के बराबर हो, तब हमको ए कामा सी की ज़रूरत ही उसमें नहीं पड़ती है, वो अपने आप ट्रांजिटिव हो जाता है। अब एग्जाम्पल में समझते हैं, देखिए कि कैसे होगा। 1 कामा 2 और 2 कामा 1, हम देख रहे हैं कि ये 2 और 2 इक्वल हो गया, मतलब 1 1 को इसमें होना पड़ेगा। है क्लियर है। एक चीज़ और है इसमें, चूँकि ये तो आप जानते हो कि ये 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को कैसे भी लिख सकते हो। थोड़ा सा इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स मतलब इसको पहले और इसको बाद में लिख लीजिए। 2 कामा 1 और 1 कामा 2, ये जब इक्वल हो गया तो 2 कामा 2 भी होना चाहिए। 2 कामा 2 भी यहाँ पर दिया हुआ है, और इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी पॉसिबल ये केस बन रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 कामा 2 है, 2 कामा 3, ये इक्वल हो गया ना। अब 1 कामा 3 खोजिए, है कहीं पे, नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकंड किसी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट के इक्वल है ही नहीं है। अब ऐसे लिखे हो तभी भी नहीं है, और यदि 2 3 और 1 1 ऐसे लिख दोगे तभी भी ये आपस में इक्वल नहीं हो रहा है। और यदि ये चीज़ें इक्वल नहीं हो रही है, ये चीज़ें इक्वल नहीं हो रही है, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव हो जाएगा। इस पॉइंट पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत से टीचर क्या कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है ही नहीं है। ये ट्रांजिटिव है बेटा, इसलिए नहीं है, यदि किसी आर्डर पेयर का सेकंड किसी आर्डर पेयर के फर्स्ट के इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये जो थर्ड वाला आर्डर पेयर उसको खोजने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही ट्रांजिटिव हो जाता है। ये ट्रांजिटिव हो जाता है। ये ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 2 है, 2 3 है, मतलब एक का सेकंड एक के फर्स्ट के बराबर हो गया, लेकिन 1 कामा 3 का ऑर्डर पेयर इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये ट्रांजिटिव इसलिए है कि इसका फर्स्ट इसका सेकंड इक्वल है, तो 1 कामा 1 होना चाहिए है। इसको जब हम इसको आगे पीछे कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये पहले लिख दोगे तो 2 कामा 1, और ये क्या हो जाएगा 1 कामा 2, और ये दोनों इक्वल हो गया तो 2 कामा 2 होना चाहिए। 2 कामा 2 इसमें है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जहाँ भी पॉसिबल इस टाइप की सिचुएशन बन रही है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर इसमें आ जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन तो उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, मतलब खड़ी हो रही है, लेकिन ये नहीं आ पा रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। और इसमें तो ये सिचुएशन ही नहीं बन रहा है, और ये सिचुएशन नहीं बनेगा तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको ये समझना है, कल जब आएंगे तो फिर समझाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल मैं आऊँगा तो फिर आपको ट्रांजिटिव बताऊँगा। अब देखो इसमें आता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। यदि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेट ले लीजिए 1 2 3 4। पहला है R1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4 4। ये ले लीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4 4 1 और 1 4।
अब देखिए पहला है रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, सबका खुद के साथ वाला है, रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्रिक है, इसलिए सिमेट्रिक है कि 1 1 का रिवर्स 1 1 ही होता है, 2 2 का रिवर्स 2 2 ही होता है, 3 3 का रिवर्स 3 3 ही होता है, 4 4 का रिवर्स 4 4 ही होता है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव इसलिए कि ये जो 4 हैं, चारों का सेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर इसमें है। सिमेट्रिक इसलिए हो गया कि सबका इसमें क्या है, सबका रिवर्स इसी में है। और ट्रांजिटिव इसलिए हो गया कि किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकंड किसी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट नंबर के इक्वल नहीं हो रहा है, तो अदरवाइज से ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इसलिए ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। दूसरी बात है कि अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है क्योंकि वो 4 तो ही हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो ही गया। सिमेट्रिक इसलिए हो गया कि यहाँ तक के तो सारे एलिमेंटों का रिवर्स खुद वही होगा। यहाँ पर 4 1 का रिवर्स 1 4, 1 4 का रिवर्स 4 1, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सबका रिवर्स इसी में है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव होगा कैसे भाई, देखो यहाँ तो कोई उस टाइप की बात ही नहीं आ रही है कि एक का सेकेंड दूसरे के फर्स्ट के इक्वल हो, लेकिन यहाँ आ रहा है तो 4 4 होना चाहिए, 4 4 है। अब थोड़ा सा 1 4 को पहले कर लो और 4 1 को बाद में कर लो, ये लिख सकते हो ना, इसको पहले इसको बाद में, तो ये इक्वल हो गया। तो 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 भी है यहाँ पर। और क्या है, ये इक्वल हो गया तो 4 1 होना चाहिए। और यदि 1 1 और 1 4 का ये 1 1 इक्वल हो गया तो 1 4 होना चाहिए, 1 4 भी है। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि एक का सेकेंड दूसरे के फर्स्ट के इक्वल हो गया, तो तीसरा भी ऑर्डर पेयर इसी में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो गया, ये तीनों हो गया, और इसलिए ये भी इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्लियर हो रही बातें। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, और ये आइडेंटिटी भी होगा। याद रखना, आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है, ये तीनों को फॉलो कर जाता है। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होता है। आंख बंद करके आइडेंटिटी रिलेशन आया तो आप बोलोगे कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव है केवल, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव हो। जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ पर मिटा दें, 1 4 को हटा दें, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 4 1 है तो 1 4 भी होना पड़ेगा, तो नहीं हो पाएगा। क्लियर हो रही बातें। और एक चीज़ और है, ये आ गया 4 1, यहाँ 1 1, ये सॉरी और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा इसलिए कि ये इक्वल दिख रहा है और ये इक्वल दिख रहा है, तो 4 1 होगा कि नहीं होगा। ये इसका इक्वल दिख गया तो 4 1 चाहिए, 4 1 को इसको आगे करो, 4 1 के इसके आगे करो, 1 1 करो, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो 4 1 चाहिए, तो 4 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आई है। वैसे प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर आऊँगा, थोड़ा सा तेज़ हो गया है लग रहा है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा तो और अच्छे से कुछ एग्जाम्पल लेकर आऊँगा। और लेकिन पहले तो आप क्या करिएगा, इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, एक नहीं 2-3 बार देख लीजिए। जब आप 2-3 बार देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव में एक ही चीज़ दिखना है कि यदि 2 ऑर्डर पेयर ऐसे आपको मिलते हैं, 2 ऑर्डर पेयर ऐसे मिलते हैं कि एक का सेकंड एक का फर्स्ट इक्वल हो गया, तब खोजना शुरू करिए इसका और इसका ऑर्डर पेयर। यदि इक्वल नहीं हो रहा है, जैसे 1 है और यहाँ 2 है, इक्वल नहीं हो रहा है, तो 1 2 को अब हमको खोजने की ज़रूरत नहीं, इक्वल होगा, एक का सेकंड एक के फर्स्ट के इक्वल होगा, तभी क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड का ऑर्डर पेयर खोजेंगे। और यदि इक्वल नहीं होगा तो नहीं खोजेंगे, और वो उसी तरह क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। सिमेट्रिक आसान था और रिफ्लेक्सिव आसान था। तो आज यहीं तक। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, लाइक डिसलाइक ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।